तो गाइज आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल के सेकंड बैच के अंदर, जो हम 8 बजे स्टार्ट कर रहे हैं बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वे का। ठीक है। अभी जो है सो हम लोग बता रहे हैं, जो हमारा 8 बजे का बैच है ना, 8 बजे में जो है हमारा जो बैच रहेगा उसमें हम क्वांटिटी सर्वेइंग सीखेंगे बिल्डिंग की। ठीक है, जिसमें कि हमारा एस्टिमेशन, बिलिंग, टेंडरिंग, ऑटो कैड और एक्सेल रहेगा। क्वांटिटी टेक ऑफ, रेट एनालिसिस, बार बेंडिंग शेड्यूल, इंटरनल फिनिशिंग, एक्सटर्नल फिनिशिंग, वैल्यूएशन, वेरिएशन, एस्केलेशन, रिकंसिलिएशन, मोबिलाइजेशन, एडवांस रिकवरी। मतलब ये बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग करने वाले हैं। 8 बजे वाला जो बैच रहेगा वो केवल और केवल बिल्डिंग का रहेगा। ठीक है। उसमें जो हमारा 10 बजे वाला बैच है, 10 बजे वाले बैच में हमारा बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है। उसमें हमारा क्या रहेगा? क्वांटिटी सर्वेइंग, एस्टिमेशन, बिलिंग एंड टेंडरिंग, बिल्डिंग का इंटीरियर फिट आउट, एमईपी, इलेक्ट्रिकल, एचवीएसी, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, ब्रिज, हाईवे, टनल, मेट्रो, रेट्रो फिटिंग, एसटीपी, डब्ल्यूटीपी और हमारा प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स का क्वांटिटी सर्वे। मोर देन 17 फील्ड की हम इसमें आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है। साथ में रेट एनालिसिस, बार बाइंडिंग चल तो ऑब्वियसली है ही। सॉफ्टवेयर रहेंगे इसमें क्वांटिटी सर्वेइंग के, सॉफ्टवेयर एपी कोड, प्लान शिफ्ट और रीबार रहेगा। लैंड सर्वेइंग में ऑटो लेवल टोटल स्टेशन कराएगा, ऑटो कैड, एमएक्स रहेगा, क्यू किसी प्लानिंग, डिजाइनिंग सब कुछ रहेगा, जियो टेक्निकल वगैरह सब कुछ इसमें 10 बजे वाले बैच में हम लोग करेंगे। ठीक है। तो जिन्होंने भी, जो भी स्टूडेंट है जिन्होंने 299 वाला हमारा जो मेंबरशिप ले रखा है, उनको ये सब कुछ जो है सीखना है। ठीक है। उनको यही हमने हमेशा बताया भी है कि भैया 299 वाला जो है उसमें आपको ये सब कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अगर आपने 119 वाला जो है पैकेज लिया है, जो मेंबरशिप ले रखी है, तो उसमें केवल बिल्डिंग का ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है। तो इसीलिए हमने बैचेस भी अलग अलग कर दिए हैं। जो 8 बजे वाला बैच है वो केवल और केवल बिल्डिंग के हिसाब से रहेगा हमारा। और 10 बजे वाला बैच रहेगा वो पूरा का पूरा थ्रू आउट रहेगा, जिसमें कि हमारा इंटीरियर फिट आउट वगैरह सब कुछ रहेगा, उसमें पीवी वगैरह सब कुछ टोटल रहेगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर आपको केवल बिल्डिंग का सीखना है तो 8 बजे वाली बैच में आ जाओ। और अगर आपको सब कुछ पूरा ओवरऑल सीखना है तो 10 बजे वाला बैच आपके लिए ओपन है। ठीक है जी। अभी किसी सर को कोई डाउट? सर हाँ। अगर 299 वाला है तो दोनों में आ सकते हैं ना। हाँ, जैसे आपका छूट रखा है, मान लीजिए आपकी कोई क्लास छूट रखी है, तो आप 299 वाला हो तो आप इस वाले में, इस वाले बैच में भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है ना। जैसे आपकी जो क्लासेस, हमें पता है आपकी क्लासेस कौन कौन सी मिस हो रखी हैं। ठीक है ना। तो वो इस वाले बैच में भी आ सकता है। ठीक है। और उसमें भी ओहो। ज्वाइन कर सकता है पैरेलली। मतलब अगर 299 वाला जो है स्टूडेंट नया जो ज्वाइन कर रहा है हमारे को, तो वो दोनों जगह आ सकता है। वो 10 बजे वाले में भी आ सकता है और 8 बजे वाले में भी आ सकता है। उससे बेनिफिट क्या है? आपका टाइम सेव हो रहा है यार। आप दोनों इंडस्ट्री को एक पैरेलली सीख रहे हो, बिल्डिंग को भी सीख रहे हो, साथ में इंटीरियर, वो इंटीरियर फिट आउट का भी सीख रहे हो, एकदम पैरेलल चल रहे हैं। ठीक है ना। डबल टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। 2 महीने में, 1 महीने के अंदर ही आप बिल्डिंग और क्वांटिटी से इंटीरियर फिट आउट को दोनों का सीख जाओगे आराम से। साथ में बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है, जैसे हम लोग हमेशा बताते हैं, बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है। और तो आप में से काफी लोग तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो वो मेरा कैसा लग रूट रहा है है। भाई? हाँ, कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी जिन लोगों ने जो भी। दीपक, आपने तो लाइव क्लास देखी है, देखते हो आप सर मैं देखता हूँ टाइम। कितना बेनिफिट मिला आपको अब तक इन क्लासेस से? मिला सर। जो भी डाउट्स रहते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। नहीं नहीं, मतलब जो आप तो काफी क्लास में आए भी नहीं ना, बीच में साइड की हाँ सर। इश्यूज की वजह से आप आए नहीं। रिकॉर्डेड क्लासेस देखी आपने? या सर देखा हूँ। कौन कौन सी देखी हैं आपने? देखो यार, हमारा पर्पस क्या है? देखो ऑलमोस्ट सर। मैं एक चीज कहता हूँ, देखो हमारा पर्पस ना, हम इतना एफर्ट दे रहे हैं ना, हमारा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपसे कमाऊं या हम आपसे कमाएं। हमारा पर्पस है जो हमें ज्वाइन कर रहा है ना, वो सीख के जाए यार। अगर हम, जी अब सर। आपने बोला कि मैंने देखी है, तो कुछ क्वेश्चन पूछ लूं मैं आपसे? सर पूछिए। है कॉन्फिडेंस कुछ क्वेश्चन पूछ लूं? सर मैंने देखो यार, बनाई सर। क्या होता है ना, देखो हम वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है भाई, मेरी सीधी सी बात सुन लो, कि जो टाइम पास करता हो किसी का भी। ठीक है। हम वो इंस्टीट्यूट है जो कि हम रियली में चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जिसने हमें ज्वाइन किया है ना, वो सीखे। हम फ्री में सिखा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा हमारा हमारे को ये नहीं लगता है कि यार हम बच्चे, हमारे को जो बच्चे ज्वाइन किए हैं उनको बेनिफिट ना हो। देखो हम अपना बहुत प्रीशियस टाइम आपके साथ में, और मेरे पास सीरियसली कह रहा हूँ, हमारे पास ना टाइम नहीं होता है। हम अपना टाइम निकाल के ना, आजकल आप देख रहे हो हम लोग 24 आवर यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्यों अवेलेबल है? आजकल हम थोड़ा सा रिलैक्स हैं, थोड़ा सा काम हमारा थोड़ा सा, देखो। ठीक है ना। इसके लिए हम आपको टाइम दे रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अगर हम आपको टाइम दे रहे हैं ना, तो इसका आप फायदा उठाओ यार। देखो, आप इंडस्ट्री में जाओगे, बेनिफिट किसको होगा? मुझे होगा बेनिफिट। कल की डेट में आप कमाओगे, आगे बढ़ोगे, मुझे बेनिफिट होगा क्या?
मुझे क्या बेनिफिट होगा, मुझे 1 रुपया नहीं मिलना आपसे। बट आई विल हैप्पी कि जब आप मुझे 1 साल के बाद, 6 महीने के बाद ये बोलो सर मैंने जो आपसे सीखा ना, दैट दैट इज वर्थ फॉर मी एंड आई एम अर्निंग मच मोर देन दैट विच आई एम अर्निंग बिफोर। ठीक है ना, हम इसलिए आपको ये सिखा रहे हैं, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए यार। आप देखते हो यहाँ गला दर्द हो जाता है सुबह से शाम तक। और जब क्लास में होते तो क्लास में हम ये टाइम पास वाली क्लास नहीं करते हैं कि यार टाइम पास, जब क्लास करते हैं तो क्लास करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये एफर्ट वेस्ट मत करो यार, हम अपना खून पसीना एक कर रहे हैं आप लोगों के लिए, भले ही फ्री कर रहे हैं। ठीक है, बट हमारा एफर्ट यही है कि आप लोग सीखो इन चीजों से। ये कौन है यार, OnePlus EV2 2101, कौन है आप? अपना नाम तो लिख दो यार, नाम बता दो, अपना कैमरा ऑन कर दो जरा। हाँ जी, वन प्लस, क्या नाम है आपका? अपना कैमरा और माइक ऑन कर दो यार जरा। हाँ जी, अपना कैमरा और माइक ऑन कर दो जरा। क्या नाम है वन प्लस आपका? देखो यार, हमारी क्लास में अगर आना है ना, तो ऐसे चोरी छुपे मत आना, मैं रिमूव भी कर देता हूँ। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है व्हाट यू विल डू और व्हाट यू विल नॉट डू। ठीक है, तो अपना कैमरा और माइक ऑन कर दोगे, नहीं तो मैं अभी रिमूव कर दूंगा 2 मिनट के अंदर ही। फिर क्लास ज्वाइन नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट एबल टू ज्वाइन अस इन फ्यूचर ऑल्सो। ठीक है, ये छुप छुपाने वाला काम ना, चोरी चुकारे वाला जो ऐसे ये काम करते हो ना, ये मत किया करो। हमारी क्लास में बी जेन्युइन, आई एम जेन्युइन विद यू गाइस, यू हैव टू बी जेन्युइन विद मी। ठीक है, ठीक। तो सिंपल सी बात ये है, नया बैच है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटिटी सर्वेइंग को अगेन। तो मैं आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप क्या समझते हो क्वांटिटी। काफी लोगों ने तो यार काफी क्लासेस ली भी हैं, लेकिन उसके बाद भी वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो क्वांटिटी सर्वेइंग होता क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटिटी सर्वेइंग? क्या होता क्या है क्वांटिटी सर्वे यार? बोलो बोलो, फ्री, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू स्पीक। क्या होता है भाई साहब to यहाँ पर find तो? out quantities हाँ बोलो बोलो। for the desired structure. देखो, मैं एक सिंपल, एक क्वांटिटी सर्वेयर का किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्वमेंट कब स्टार्ट होता है? Evenly before starting of the execution of the project से पहले शुरू हो जाता है सर कि क्या कौन, क्वांटिटी चाहिएगी इस एग्जीक्यूशन के लिए। कहाँ पर, कौन से स्टेज में, कब कब आपको लगता है कि हमें क्वांटिटी सर्वेयर को इन्वॉल्व करना चाहिए इन एनी प्रोजेक्ट? सर वो तो जैसे मान लो ड्राइंग तैयार हो गई एग्जीक्यूशन की, तो प्री टेंडर स्टेज में भी जरूरत पड़ेगी उसकी। जो टेंडरिंग के लिए वो डालेगा, कोई भी बिड के लिए डॉक्यूमेंट डालेगा, टेंडर बन के जाएगा, तो वहां पर भी वो एक एस्टिमेटरी बनाएगा सर, एस्टिमेट की ये उसके हिसाब से फिर वो बिल्कुल। और बिड के कब लिए तक रहता है बाहर वो, डॉक्यूमेंट। उस क्वांटिटी सर्वेयर कब तक रहता है? अब सर अगर ये तो जैसे बिलिंग हमारी लास्ट स्टेज है तो लास्ट तक चलता रहेगा, रिकंसिलेशन उसके बाद भी है, चलते जब तक फाइनल फुल नहीं हो जाता किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का, तब तक चलता ही रहेगा। हम्म, मतलब कि एंड ऑफ द प्रोजेक्ट तक, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट टू टिल एंड ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो देखो, प्रोजेक्ट के 2 फेजेस होते हैं, मालूम है किसी को कौन कौन से फेजेस होते हैं? प्रोजेक्ट के प्री 2 फेजेस टेंडर होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके 2 फेज होते हैं, कौन कौन से होते हैं? हाँ जी, कौन कौन से फेजेस होते हैं भाई प्रोजेक्ट के? हाँ जी बोलो यार। यार आप इतने सीनियर लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बताओ यार कौन कौन से फेज होते हैं प्रोजेक्ट के? शर्माओ मत। चलो मैं आप लोगों को हटा देता हूँ। हाँ जी, कौन कौन से फेजेस होते हैं प्रोजेक्ट के? कोई भी प्रोजेक्ट है, उसके कौन कौन से फेजेस होते हैं? ये प्रोजेक्ट है आपका, ये आपका प्रोजेक्ट है, तो उसके कौन कौन से फेजेस होंगे प्रोजेक्ट के? कोई बोल सकता है? टेंडरिंग सर, हैं? टेंडरिंग, पहले टेंडर निकाला जाता है। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। एक होता है प्री टेंडरिंग, और एक पोस्ट टेंडरिंग। पोस्ट टेंडरिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये जो टेंडर मिलने से, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलने से पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी प्रिपेयर होते हैं, जैसे
मानो ड्राइंग हो गया, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, फिर हो गया स्पेसिफिकेशन, वो सब इसमें प्री टेंडर में आता है। जो आपने ड्राइंग्स बोली ना, वो ड्राइंग्स कौन सी होती हैं? व्हाट वी कॉल दो ड्राइंग? ये नहीं, दीज आर कॉल्ड नहीं वो टेंडर ड्राइंग्स। टेंडर ड्राइंग। टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज करते हैं कि मेरे पास या आपके पास 100 करोड़ रुपया है, आपके पास लैंड है, आपके पास 100 करोड़ रुपया और लैंड है। आप क्या करोगे अब इस प्रोजेक्ट, मतलब आप इस पैसे का और लैंड का क्या करोगे? पैसा और लैंड आपके पास है, व्हाट यू विल डू विद दैट? तो पहले तो डिसाइड करेंगे कि उधर वो लैंड किस जगह पे है, या रेसिडेंशियल बिल्डिंग बना सकते हैं या कमर्शियल बिल्डिंग बना हाँ, सकते हैं। मतलब कि वो लैंड जो है ना, लैंड की हमारे को क्या बेनिफिशियल है वहां पर कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। राइट। थॉट आना माइंड में जरूरी है। और आज की डेट में बहुत सारी जो है कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं ओनली फॉर गिव यू एन आइडिया व्हाट एक्चुअली दैट एरिया नीड्स। 5 स्टार होटल की जरूरत है, कमर्शियल प्लेक्स की जरूरत है, या रेजिडेंशियल की जरूरत है, मतलब क्या उस एरिया की रिक्वायरमेंट है ना। पहले उस एरिया की नीड्स। अब 10 स्कूल पहले से खुले हुए 11वां और खोल दो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। एक 5 5 स्टार होटल है पहले से चल रहे हैं, वो 10 साल 15 साल 20 साल से, एक और नया खोल दोगे, चलेगा क्या? टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, है ना, टू स्टैब्लिश हिमसेल्फ। तो, तो पहले आप उस एरिया के नीड्स देखोगे कि उस एरिया की नीड क्या है। आपके नीड आई, आपके माइंड में थॉट आ गया, हाँ यार मुझे 5 स्टार होटल बनाना है। देन व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप क्या है? थॉट आ गया। आर्किटेक्ट के पास जाएंगे हम। हाँ, आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, देन व्हाट? आर्किटेक्ट, हायरिंग ऑफ आर्किटेक्ट, यस। हायरिंग ऑफ आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, ठीक है। ठीक है। Hiring of architect and structure consultant. What is the difference between these two? What is the major difference between architect and structure consultant? आर्किटेक्ट जो भी हो, हमारा घर किस तरह दिखेगा, आउटलुक, मतलब जो भी होगा, मतलब वो दिखने सर में कैसा होगा। आर्किटेक्ट जो है वो हाँ? स्पेस यूटिलाइजेशन और एस्थेटिक्स पे ज्यादा फोकस करता है। स्ट्रक्चरल सर जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है, जो लोड उसको बियर करना है, उसके लिए एनफोर्समेंट और कंक्रीट का डिजाइन करें। हाँ, आर्किटेक्ट मीन्स लुक एंड फील, लुक एंड फील, ठीक है। आर्किटेक्ट क्या करता है? लुक एंड फील को डिजाइन करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कंसल्टेंट मीन्स जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं रिलेटेड टू कॉलम, बीम, स्लैब, फाउंडेशन, स्टेयरकेस, इनको डिजाइन करता है। आर्किटेक्ट आपके लुक, आउटर लुक, इंटर लुक, इनर लुक, और आपका स्पेस ही बनाना, टाइल्स, फ्लोर, मतलब फील जो आपको अच्छा लग फील करवाए, वो स्पेस ही बनाना, और मीन्स एस्थेटिक बनाना, एस्थेटिक बनाना उसको, ठीक है, रहने लायक बनाना, और उसको अच्छे से अच्छा इंटीरियर प्रोवाइड करना, ये आर्किटेक्ट का काम है, ठीक है। वेंटिलेशन वगैरह, मतलब हर चीज का वो ध्यान रखता है, वेंटिलेशन से लेके लाइटिंग से लेके सब चीजों का ध्यान रखेगा, वो आर्किटेक्ट डिजाइन करेगा। और उसके बेसिस पे फिर जो है आरसीसी कंसल्टेंट जो है, मतलब स्ट्रक्चर कंसल्टेंट जो है हमारा, वो डिजाइन करेगा, ठीक है। वो लोड को डिजाइन करेगा कि भैया आपका स्ट्रक्चर मेंबर्स कैसा होना चाहिए, क्या साइज होना चाहिए, कहां पर होना चाहिए, फाउंडेशन का क्या साइज होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू अवर सॉइल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या कितनी स्टोरी बिल्डिंग्स हमें डिजाइन करनी है यहाँ पर, ठीक है। वो सारी चीजें कौन डिजाइन करेगा? वो आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट डिजाइन करेगा, ठीक है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चर कंसल्टेंट। देन व्हाट नेक्स्ट? आर्किटेक्ट, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट आ गए, फिर उसके बाद क्या? कॉन्ट्रैक्टर जब नहीं, यहाँ से ड्राइंग फाइनल हो जाएंगे। अब देखो ड्राइंग्स आपको मिल गई, बट आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट ना कभी भी अमाउंट नहीं बताते हैं। वो ड्राइंग्स, बिकॉज दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड, दे आर नॉट स्पेशलाइज्ड इन दिस वर्क। देन वी विल हायर a QS, quantity surveying consultant, QS consultant,
ठीक है। अब यहाँ पर हमारा जो है रोल स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा रोल इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट होगा। अब ये नहीं कि आर्किटेक्ट और स्ट्रक्चर कंसल्टेंट होते हैं, भाई एचवीएसी कंसल्टेंट भी होता है, प्लम्बिंग का कंसल्टेंट भी होता है, स्ट्रक्चर कंसल्टेंट, ये सॉरी ये इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट भी ड्राइंग देता है। एक ही ड्राइंग, एक ही थोड़ी ना, बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं हमारे, ठीक है ना। तो वो सारा का सारा जो है डिजाइन, अब आर्किटेक्ट तो ये नहीं डिजाइन करता है, एचवीएसी प्लम्बिंग फायर फाइटिंग ब्रिज ये चीजें तो वो नहीं करता है, इलेक्ट्रिकल वाली भी वो नहीं करता है। इसके लिए हम लोग जो भी डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज वाले भी हैं उन कंसल्टेंट का इन करते हैं, इस स्टेज में उन कंसल्टेंट को भी इन होता है, ठीक है, इस स्टेज पे, ठीक है, डिजाइन स्टेज पे ही वो लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, अगर हमें घर में तो एचवीएसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना, हमें तो घर में तो एसी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहां कमर्शियल की बात है वहां पर ये सारे कंसल्टेंट, आईटी कंसल्टेंट हो गया, ठीक है ना, फायर फाइटिंग कंसल्टेंट हो गया, सबका इन्वॉल्वमेंट आता है, सब को हम इन्वॉल्व करेंगे। और जब वो ड्राइंग्स दे देंगे आपकी, और दे विल कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, मतलब ये नहीं है कि स्ट्रक्चर कंसल्टेंट अलग चल रहा है, आर्किटेक्ट अलग चल रहा है, प्लम्बिंग फायर फाइटिंग वाला अलग चल रहा है, एचवीएसी वाला अलग चल रहा है, ठीक है ना, दे हैव टू बी कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। तो कंपनीज क्या करती हैं, सबसे पहले कंपनी आर्किटेक्ट को हायर करती हैं, क्योंकि भैया सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है ना, देखो अंदर कुछ भी हो, अंदर कुछ भी हो, बाहर अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है, वही वाली बात है। तो आर्किटेक्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है किसी भी प्रोजेक्ट में, इसीलिए सबसे पहले हम आर्किटेक्ट पकड़ते हैं। और आर्किटेक्ट क्लाइंट कहता है यार मुझे ज्यादा हेडेक नहीं चाहिए, तू जो है ना दूसरे कंसल्टेंट भी हायर कर ले, अगर वो अच्छा कंसल्टेंट है आर्किटेक्ट तो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कम से कम होना चाहिए। अगर 10 आप एक क्लाइंट हो, सपोज करो कि आप एक कोई एक प्रोग्राम कर रहे हो अपने घर में, और उसके लिए आप वेंडर चूज कर रहे हो, हर चीज के लिए अलग 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 वेंडर है, हेडेक किसमें ज्यादा होगा, अलग अलग वेंडर या एक वेंडर को पकड़ लिया और उसको बोला भैया तू ये सारा काम देखेगा, ओवरऑल काम तेरा, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरे को देता हूँ, तेरे मैनेजमेंट में अगर दिक्कत होगी तो तू रिस्पॉन्सिबल होगा। किसमें हेडेक ज्यादा होगी हमारे को, अलग अलग देने में या फिर एक बंदे को देने में? बोलो भाई। बहुत सारे बंदों को देने, है अलग बहुत अलग सारे लोगों को देनी बंदों को होगी, देने। बेनिफिट किसमें है, अलग अलग देने में कि अलग अलग एक एक को देने में? एक को देने में। एक को देने में। हाँ, क्योंकि हम उसी का गला पकड़ेंगे लास्ट में जाके, भाई तू बता ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे नहीं मालूम उस बंदे ने क्यों नहीं किया, उसका कोऑर्डिनेशन का काम भी तेरा क्या होता है प्रोजेक्ट में, आपने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम चलता रहता है हमेशा ही, एक दूसरे के ऊपर डालते रहते हैं, एक बोलता है यार जो है क्या बोलते हैं उसने ड्राइंग नहीं दिया, दूसरे ने बोला उसने ड्राइंग नहीं दिया, उसके उसकी वजह से मेरा ये काम डिले हो गया, और सफर कौन करता है अल्टीमेटली लास्ट में, सफर करता है क्लाइंट, ठीक है, सफर करता है कौन, क्लाइंट। तो इसकी वजह से जो है हम लोग कहते हैं कि भैया एक बंदे को पकड़ेंगे आर्किटेक्ट को, और ही विल हैव टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, स्ट्रक्चर भी, एचवीएसी प्लम्बिंग फायर फाइटिंग जो भी हमारे सर्विसेज के काम है वो सारा का सारा फाइनली हम उसी को अल्टीमेटली जो है रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे, ठीक है। भले ही थोड़ा पैसा ज्यादा लगता है, भले ही वो देखो हम 10 को पकड़ रहे हैं तो थोड़ा सा बार्गेन हम हर किसी से कर सकते हैं, बट एक को पकड़ेंगे थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, हमें नहीं मालूम कि वो कितना ले रहा है क्या ले रहा है, ठीक है। बट वो हम 10 को पकड़ने से बढ़िया एक को पकड़ेंगे तो हमारा काम हेडेक कम हो जाता है, हमारे को एक ही बंदे से रीजन लेना है। जब हमने ये कंसल्टेंट से ड्राइंग्स हमारे को मिल गया और ओके कर दिया उन्होंने, ईच एंड एवरी आर श्योर कि दिस इज अ फाइनल ड्राइंग, देन वी विल हायर अ क्वांटिटी सर्वेयर कंसल्टेंट, क्यूएस को पकड़ेंगे। अब क्यूएस क्या करेगा, इन सबसे ड्राइंग लेगा, इन सबसे ड्राइंग लेगा, एंड व्हाट ही विल डू, ही विल प्रिपेयर अ व्हाट, he will make a measurement sheet, then he will prepare a BOQ, then he will prepare a rate analysis, then he will prepare a what, costing, cost plan बनाएगा, ठीक है, लास्ट में। अब ये हो गया, ठीक है, इसने क्या करना है, इसने ये सारा काम करना है, ठीक। उसके बाद व्हाट ही विल डू नेक्स्ट, सचिन आपका ना माइक काम कर रहा है ना कैमरा काम कर रहा है, जरा एक बार चेक कर लो, दोबारा से लॉग इन करके दोबारा से लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन कर दो, ठीक है। अब ये हो गया, इसने क्वांटिटी, इसने वो कर दिया, आपका कॉस्टिंग वगैरह कर दिया। उसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा भाई, जब हमारा ओके, अब क्या होता है इसमें ना चलती रहता है, प्रोसेस चलता रहता है, कभी ड्राइंग्स नहीं आता है, कभी ड्राइंग्स प्रॉब्लम है, एरर है, कोई चीज मिसिंग है, तो वो थोड़ा सा अलग सिस्टम है, बट फाइनली वी सपोज दैट कि वी फ्रीज अवर BOQ एंड वी फ्रीज अवर क्वांटिटी, वी फ्रीज अवर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जब BOQ फाइनल हो गया, आपका कॉस्ट प्लान आपका मिल गया, इसने बता दिया सर जी आपका 100 करोड़ 90 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट बन रहा है, 90 CR का प्रोजेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे, अब सपोज करो कि अब एक चीज बताओ,
हमारे पास 100 करोड़ रुपए थे, अगर कंसल्टेंट हमारे को 100 CR का ही प्रोजेक्ट बना के दे देता, 100 CR का ही बना देता, क्या आप उसके साथ जाते? क्या आप उसके साथ जाते उन ड्राइंग्स के साथ में? नहीं क्यों? नहीं, आपके पास 100 करोड़ रुपए तो है। क्योंकि क्योंकि सर वर्क करने में प्रोजेक्ट में अमाउंट्स आगे पीछे भी होते हैं ना, जब उसने एक्चुअल 100 करोड़ बना दिया तो सर ठीक, दिक्कत हो गई ना काम करने में। उससे क्या बेनिफिट है? अभी तो 3 साल का प्रोजेक्ट है आपका, 3 साल में तो आप अरेंज कर सकते हो, 3 साल में तो आप मैनेज कर सकते हो, 100 करोड़ रुपए आपके पास है तो क्या दिक्कत है? सर अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट उसने एस्टीमेट में टोटल 100 करोड़ ही 100 करोड़ का 100 करोड़ ही दिखा दिया, तो एज फॉर साइड कंडीशन में कभी कभी क्या सर कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं कि एक्स्ट्रा एक्सेस में करने पड़ते हैं, क्या वहां बोलते हैं पे या उनको? तो अपने को फंडिंग कम हो जाएगा। क्या बोलते हैं उस फंडिंग, जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाई नफीस और धीरज, क्या बोलते हैं उस चीज को? जैसे सर कोई कोई किसी भी जगह पे अगर नहीं नहीं, मैं एक्सीवेशन समझ गया, किए। आपके आप सही हो, बिल्कुल सही हो। क्या बोलते हैं भाई, क्या टर्मिनोलॉजी यूज होती है इसके लिए, क्या टर्म यूज होती है? हाँ नफीस, क्या होता है? माइक ऑफ है आपका। सर सर वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या होगा कल की डेट में जो है, अब देखो क्या होगा, हमारा वेरिएशन भी होगा, एस्केलेशन भी होगा, सब कुछ होगा। मटेरियल 3 साल का, आज से 3 साल के बाद प्रोजेक्ट जाके खत्म होना है। आज 100 करोड़ रुपए है तो कल की डेट में जाके 130 140 करोड़ का हो जाएगा, तो कहां से लाएंगे हम इतना पैसा? तो इस केस में हम क्या करेंगे, कंसल्टेंट को क्या बोलेंगे कि भैया रिवाइज कर ड्राइंग्स को, हमें इसको 80 करोड़ तक लाके दे, 80 CR तक लाके दे। अब वो कैसे लाएगा 80 CR? वो 80 CR कैसे करेगा? 100 करोड़ का प्रोजेक्ट 80 CR कैसे करेगा भाई वो? बोलो। वो भाई ड्राइंग रिवाइज करेगा, ड्राइंग रिवाइज करेगा। मान लो उसने 5,000 रुपए 10,000 रुपए स्क्वायर मीटर का पत्थर लगा रखा है, वो कम कर देगा, दूसरा सस्ता लगा देगा, हल्का लगा देगा, थोड़ा सा मटेरियल में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करेगा, थोड़ा सा हल्का क्वालिटी। जहां पे पत्थर लगा रखा था उसने, वहां पे टाइल्स लगाएगा, ठीक है ना। जहां पर उसने 50,000 रुपए का जो है एक क्या बोलते हैं, हर रूम के अंदर एक टेबल रखा हुआ था, वो उसको हटा के जो है 20-25 हजार रुपए का कर देगा। तो ऐसे करके वो वैल्यू कम कर देगा, अपनी प्रोजेक्ट वैल्यू को कम करके आपको रिवाइज ड्राइंग देगा। और फिर रिवाइज ड्राइंग क्या करोगे आप? फिर स्ट्रक्चर ये क्वांटिटी सर्वेयर के पास भेजोगे, फिर क्वांटिटी सर्वेयर जो है आपको फिर दोबारा से जो है पूरा का पूरा एस्टिमेट करके, पूरा का पूरा ये प्रोसेस दोबारा करके, और आपको उसने बता दिया हाँ सर अब 80 CR का हो गया आपका प्रोजेक्ट, अब 80 CR में आ गया, 80 CR के अंदर आ गया। अब क्या करेंगे इसके बाद, व्हाट वी विल डू नेक्स्ट? अब क्या होगा भाई? हाँ जी, अब क्या होगा भाई इसके बाद? भाई आपके मर्जी के हिसाब से ड्राइंग भी बन गया, आपके मर्जी के हिसाब से कॉस्ट भी निकाल दिया उसने 80 CR का। अब इसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है? बीओक्यू बनेगा सर। अरे बीओक्यू तो बना दिया, तभी तो हमारे पास 80 CR आया है। जी जी जी। फिर अब क्या करेंगे? आपके पास अमाउंट आ गया यार, अब क्या होगा? अब आप क्या करोगे, टेंडरिंग, इसका टेंडर टेंडर कॉल बनाओगे, करेंगे। टेंडर बनाओगे, जीसीसी एससीसी स्पेसिफिकेशन बना के, पूरा का पूरा टेंडर बना के इसके साथ में चिपका दोगे बीओक्यू को, ठीक है। अब क्या होगा, टेंडर फ्लोट होगा मार्केट में, टेंडर फ्लोट होगा, टेंडर फ्लोट होगा मार्केट में, ठीक है। टेंडर फ्लोट होने के बाद क्या होगा, फिर हम नेगोशिएट करेंगे, वेंडर्स को बुलाएंगे, पूरा हम जो अभी टेंडर का हमारा जो लास्ट अभी चला था, लास्ट क्लास जो हुआ था, उसमें हमने सारा चीजें ये डिस्कस किया था, ठीक है। तो टेंडर फ्लोट होने के बाद वेंडर से जो है डिस्कशन होता है, वेंडर से मीटिंग्स होती हैं, और फिर जो है टेंडर क्या करता है, यहाँ पर वेंडर सिलेक्शन होता है, वेंडर सिलेक्शन होता है, वेंडर सिलेक्शन। अब वेंडर सिलेक्शन हो गया, सपोज करो वेंडर सिलेक्ट हो गया, उसके बाद क्या, कॉन्ट्रैक्टर को क्या देंगे हम, एलओआई देंगे, लेटर ऑफ इंटेंट देंगे, भैया यू आर ऑन बोर्ड, यू आर ऑन बोर्ड, नाउ यू कैन स्टार्ट योर वर्क, नाउ वी कैन। जब आप कॉन्ट्रैक्टर हो गया, फिर जो है आप उसको मोबिलाइजेशन एडवांस इशू कर दोगे, देन ही विल स्टार्ट मोबिलाइज एट साइट, ही विल स्टार्ट मोबिलाइज एट साइट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, अब एलो कॉन्ट्रैक्टर को आपने दे दिया। अब क्या हमारा यहाँ पर ये इसको बोलते हैं पूरे का पूरे, क्या प्रोसेस बोलते हैं इसको,
इसको बोलते हैं हम प्री टेंडरिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं प्री टेंडरिंग, इसको बोलते हैं प्री टेंडरिंग वर्क। ठीक है, पोस्ट टेंडरिंग में क्या करता है क्वांटिटी सर्वेयर? क्वांटिटी सर्वेयर का पोस्ट टेंडरिंग में क्या काम है? क्या काम है भाई? बिलिंग का यार, बिलिंग करता है, बिलिंग ही तो करना है। अब उसने कोई वर्क ऑर्डर तो बनाना नहीं है, अब उसने बिलिंग ही करना है। ठीक है, लेकिन कई बारी जो है एक क्वांटिटी सर्वेयर को एस्टिमेट भी बनाना पड़ता है। कोई मान लीजिए आप जो है कोई नया वो आ गया आपके पास, कोई वर्क आ गया, मान लो एक 2 बिल्डिंग बननी थी हमारी, ठीक है, एक छोटा सा बिल्डिंग और आ गया। अब क्लाइंट कहेगा यार इसके लिए मैं नया बंदा क्यों हायर करूं, यार इसके लिए मैं नया बंदा क्यों हायर करूं? एक काम करना, तू एग्जिस्टिंग क्वांटिटी सर्वेयर तो है ही, तेरे को तो क्वांटिटी निकालनी आती है, एक काम कर इसकी क्वांटिटी निकाल दे, इसका बीओक्यू बना दे, और इसको हम फिर टेंडर फ्लोट कर देंगे, टेंडर फ्लोट करवा देंगे और वेंडर भी सिलेक्ट कर देंगे। मतलब हमें थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है। अब हमें जो है क्वांटिटी सर्वे कंसल्टेंट नहीं चाहिए, हम इसी बंदे से ये काम करवा लेंगे। ठीक है, तो फिर इसके लिए क्या है, अगर मान लो क्वांटिटी सर्वे कंसल्टेंट इन्वॉल्व भी है तो उसका जो बिलिंग इंजीनियर है ना, ये काम उसी के वही करता है, साइड वाला बंदा ही करता है। उसके लिए वो अपनी पूरी टीम को दोबारा से इन्वॉल्व नहीं करते हैं प्रोजेक्ट के अंदर। जो बिलिंग वाला बंदा उनका साइड पे बैठा हुआ है, उसी को बोल देंगे भैया इसकी भी जरा क्वांटिटी निकाल के दे दे, इसका बीओक्यू बना के दे दे। इसके लिए आपको क्या नॉलेज होना जरूरी है? एस्टिमेशन का नॉलेज होना जरूरी है। टेंडरिंग चलो हेड ऑफिस वाले कर देंगे, लेकिन एस्टिमेट आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एट साइट। ठीक है, तो ये काम आपको करना पड़ सकता है, तो इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है क्वांटिटी सर्वेइंग की। ठीक है, एस्टिमेशन की नॉलेज होना जरूरी है, फिर आती है आपकी बिलिंग की, फिर आती है आपकी टेंडरिंग की। ठीक है, तो ये मीटिंग ओवर हो रहा है, आगे का टॉपिक को हम फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक, मैं लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को।